नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है और ये है बड़ा सवाल, देशद्रोह पर कौन लांघ रहा है लक्ष्मण रेखा। और हम ये क्यों कह रहे हैं? देखिए, आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है क्योंकि राजद्रोह कानून पर अब फिलहाल रोक लगी है। ब्रितानी शासकों द्वारा लाया हुआ ये कानून, जो अब इंग्लैंड में भी जिसका पालन नहीं होता, वहां से भी हट चुका है, वो अब तक यहां पर हिंदुस्तान में लागू था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब ये बोला है कि इस पर पॉज की बटन दबाइए जब तक हम पुनर्विचार करते हैं या सरकार पुनर्विचार करती है। तो क्या हुआ? धारा 124A में नया केस दर्ज नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सभी लंबित मामलों पर रोक लगेगी। राजद्रोह में बंद लोग बेल के लिए कोर्ट जाएं। कानून पर पुनर्विचार तक 124A में FIR ठीक नहीं। नई FIR होने पर संबंधित लोग कोर्ट जा सकते हैं। नई FIR के मामलों का कोर्ट तेजी से निपटारा करेगा और दुरुपयोग रोकने के लिए राज्यों को निर्देश दे केंद्र। ये बहुत जरूरी बात है क्योंकि राज्य भी सेडिशन का केस लगा देते हैं। जुलाई के तीसरे हफ्ते में फिर सुनवाई होगी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा और माना यह जा रहा था कि बड़ी ऐतिहासिक बात होगी और सरकार खुद इसका स्वागत करेगी क्योंकि सरकार खुद पुनर्विचार की बात कर रही है, उसी में देश के जो कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने कहा हमने अपना रुख साफ कर दिया है। माननीय कोर्ट को प्रधानमंत्री की मंशा भी बता दी गई है। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा है। राज्य के सभी अंगों को इसका सम्मान करना चाहिए। तो आज जो सवाल पूछ रहे हैं हम सवाल इंडिया का में, वो सीधा सीधा ये है, आखिर कौन लांघ रहा है ये लक्ष्मण रेखा? कुछ आंकड़ों के माध्यम से बता दूं आपको। 2015 से 2020 के बीच में राजद्रोह के करीब 550 मामले आए, जिसमें 550 लोग गिरफ्तार हुए थे, लेकिन सिर्फ 12 लोग दोषी साबित हुए। गिरफ्तारियां 550, कन्विक्शन सिर्फ 12। तो जो बड़ा सवाल है वो यही है कि लक्ष्मण रेखा लांघ कौन रहा है? सोचिए, 550 गिरफ्तारियां, सिर्फ 12 लोग जिनको दोषी साबित किया जा चुका। मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहता हूं एक विशेष मेहमान का, क्योंकि इनके छोटे भाई कम से कम 500 दिन से इसी धारा की वजह से जेल में हैं। सिद्दीक कप्पान के बड़े भाई हमजा कप्पान अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमजा जी, NDTV में आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आज आप क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला सुनाया है? सुप्रीम कोर्ट ने आज अच्छा फैसला सुनाया है। जो बहुत सारे जो बेकसूर लोग इसी तरह जेल के अंदर पड़ा हुआ है, हमारा भाई भी इसमें शामिल है। वो तो रिपोर्ट करने के लिए, पेपर वाला है, रिपोर्ट करने के लिए जो हथरास गया था, तो वहां पहुंचा भी नहीं है, आधा रास्ते में इसको गिरफ्तार कर दिया है। उस टाइम पे ये सब UAPA और राजद्रोह ये सब नहीं लगाया था। जो उधर फितना फसाद करने के लिए जा रहा है करके बोल के ये लोग वहीं रास्ते में, आधा रास्ते में ये लोग गिरफ्तार कर दिया था। अभी कोर्ट ने अभी परसों फिर इसका बेल का लिए जो है केस रखा है। 8 तारीख को रखा था, तो 8 तारीख को कुछ नहीं हुआ। जो AG नहीं लगाया है, ये हुकूमत ने नया हुकूमत आया है, इसलिए AG नहीं लगाया। अभी 13 तारीख को फिर लगाएगा बोल के छोड़ा है। अभी परसों फिर केस चल रहा है। हमजा जी, आपको लगता है, आपको उम्मीद है कि अब राहत मिल सकती है? कम से कम राजद्रोह वाले मामले में तो राहत मिल सकती है। हाँ जी, इसमें तो बहुत सारे लगा हुआ है। UAPA लगाया है, ED का केस लगा हुआ है, राजद्रोह लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है। जो पहले तो कुछ भी नहीं था, फिर ये एक एक लगा रहे हैं, एक का पीछे एक ऐसा लगा रहे हैं। अभी कोर्ट ने जो ये फैसला सुनाया है, क्योंकि ये राजद्रोह जो है ना इसी तरह लगा रहा है। कुछ 13,000 लोग कुछ इसी तरह केस में जो लगा हुआ पड़ा है। लेकिन अभी ये परसों का केस में बेल मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं है। अभी कोर्ट ने क्या बोलेगा। हमजा जी, आप मानते हैं कि ये कानून, जैसे कि ये आंकड़े मैं दोबारा पढ़ दूं, 2015 से 2020 में 548 लोग गिरफ्तार हुए थे सेडिशन के मामले में, सिर्फ 12 लोगों का कन्विक्शन हुआ, ओनली 12 दोषी साबित हुए। आपको लगता है ये अपने आप में एक प्रूफ है, एक प्रमाण है कि इस कानून का किस हद तक दुरुपयोग होता था? ये जो कोई खबर देने के लिए खबर
मिलने के लिए जो कोई आदमी जाएगा उसको ऊपर भी ये राजद्रोह लगा रहा है। या अगर इसका जो है ना कोई सबूत मिलेगा तो ये लोग ये कोर्ट में पेश करना चाहिए। अगर कोर्ट में तो ये लोग कुछ भी नहीं लगा रहे, 1 साल 2 साल ऐसे ही लंबा करते जा रहे हैं। अगर ये कोर्ट में कुछ केस आएगा तो इसका फैसला आ जाएगा ना, लेकिन कोर्ट में तो ये जाता ही नहीं है। अभी 1 साल 7 महीना तक हो गया हमारा भाई जो इसके अंदर है। अभी केस का जो है ना चार्जशीट भी अभी तक पूरा नहीं मिला। 106 सीट मिला है अभी तक। 5,000 का ऊपर का इसका ये लगाया है केस का चार्जशीट। अभी तक मिला है। कई दफा वो लोग से शीट मांगेगा तो 106 शीट अभी तक मिला है। पूरा केस का चार्जशीट भी नहीं मिला है। हमजा जी, मैं आपको ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं कि उस तरीके से जो कोऑपरेशन होना चाहिए, जो मिलना चाहिए कि इसकी कॉपी, कंप्लेंट कॉपी, ऑफिशियल कंप्लेंट कॉपी, चार्जशीट, वो भी नहीं मिली। मेरा सवाल आपसे ये, आपको लगता है कि मकसद, नियत सजा दिलाना नहीं है, लेकिन ये जो प्रक्रिया है यही अपने आप में सजा बना दी गई है कि जाओ उलझते रहो, कोर्ट कचहरी का चक्कर काटो? ये तो बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है। जो अभी तक आपने बोला ना, 548 में से अभी तक 12 आदमी लोग का तो अभी तक ये है केस अभी है करके ये लोग बोल रहा है। बाकी लोग सब क्या गुनाहगार है, गुनाह क्या किया है, ये लोग का गुनाह क्या है, ये तो कोर्ट में तो ये लोग लाना चाहिए ना, क्या गुनाह है ये लोग। अभी हमारा भाई का जो है ना 24,000 रुपीज ये बैंक में था, इसके लिए ईडी का केस लगा हुआ है और यूएपीए है। जो मिला ये सब डाल रहा है, एक डाल रहा है। अब इसको क्या करें? और आप इसको एक अच्छी पहल की तरह देखते हैं कि नहीं हमजा जी, कि सुप्रीम कोर्ट का आना और इस तरीके से बोलना? आपको लगता है अब वो समय आ गया है कि जिस तरीके से इस कानून का, ये कानून ही प्रताड़ना करने के लिए था, विक्टिमाइज करने के लिए था? जी, ये जो ना, ये और दोबारा ये देखना चाहिए ये क्या क्या लगाना है, क्या है इसका हिसाब, क्या है, कौन सा राजद्रोह है, ये कोर्ट ने बताना चाहिए। क्या क्या गुनाह करने से ये राजद्रोह हो जाता है। ये अभी अखबार जो देने के लिए जो जा रहा है पेपर वाला, इसने क्या राजद्रोह कर रहा है और ये क्या किया है, ये तो बाहर बोलना चाहिए, नहीं तो ये कोर्ट में पेश करना चाहिए ये क्या गलत किया है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है जो बस कोर्ट ने अभी तक इसका तो कोई बात ही नहीं है। पुलिस वाला कोई सबूत नहीं दे रहे हैं। अब इसमें जो हम लोग मिला इस शीट में तो है ना, कोई राजद्रोह बनाने का कोई यही नहीं है, वजह नहीं है। मेरा आखिरी सवाल आपसे हमजा जी, सरकार से आप क्या कहेंगे अपनी भाई की रिहाई के लिए? हमारा भाई अगर गुनहगार है तो उसको सजा मिलना चाहिए, लेकिन इसके क्या सजा है ये तो बताना चाहिए, कोर्ट में ये लोग पेश करना चाहिए क्या है, हमारा भाई का गलत क्या है, क्या गुनाह किया है। बस एक लगा रहा है, इसका तो कोई सबूत नहीं है, कोई चीज का कोई सबूत नहीं ये लोग दे रहे। अभी क्या बोले इसको जी। हमजा कपान जी, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब रुक करते हैं अपने बाकी मेहमानों का। सत्यपाल जैन जी हैं, आप फॉर्मर मेंबर ऑफ बीजेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। तो मैं मानता हूं कि सरकार का जो रुख रहा है इस पर, इससे ज्यादा इन्फॉर्म्ड आवाज हमारे शो पर और नहीं हो सकती थी। सतपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंसार इंदौरी, आप एडवोकेट हैं और सिद्दीक कपान के आप रूममेट थे, रूम पार्टनर थे जंगपुरा में। डॉक्टर कफील खान ने खुद सेडिशन चार्जेस फेस किए हैं, राजद्रोह का मामला, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमन पवार राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं सतपाल जी आपके साथ शुरू करना चाहता हूं। आपने देखा कि हमजा कप्पान ने क्या बोला, आपने ये भी देखा कि आज अदालत का क्या रुख रहा है। ऐसे में सरकार का कभी कहना कि नहीं राजद्रोह कानून रहना चाहिए, फिर कहना नहीं हम पुनर्विचार करेंगे, उसके बाद जब अदालत ने पूछा तो भाई जब तक आप पुनर्विचार कर रहे हैं तब तक इसको पॉज कर दीजिए, उस पर सरकार का कहना नहीं पॉज नहीं करना चाहिए। आपको नहीं लगता कि बड़ा ढुलमुल सा रिस्पांस रहा है सरकार का, कि तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि करें क्या, क्या पोजीशन ले लें? मामले में सरकार का ना तो कोई ढुलमुल रवैया रहा है, ना ही इसमें सरकार की मंशा पर, कोई इच्छा पर आशंका करने की आवश्यकता है। ये कानून श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में नहीं बना, ये कानून 1870 में बना था
और तब से लेकर ये कानून आज तक विवाद में चला आ रहा है। आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि आज सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस बेंच ने ये बात कही है कि हम इस पर पुनर्विचार करना चाहते हैं, जबकि इसी कानून के संबंध में 1962 में 5 जजों के सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा कि ये संवैधानिक है, पूर्णतः संवैधानिक है। हालांकि उन्होंने कुछ नई पैरामीटर इसमें लगाए थे, इसके बारे में बात उन्होंने कही थी। सरकार ने जो बयान दिया है कि सरकार इस पर पुनर्विचार करने को तैयार है। पुनर्विचार का मतलब ये नहीं होता कि इसको रद्द कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अभी रद्द नहीं किया है। भारत में न्यायपालिका, कार्यपालिका और संसद और एग्जीक्यूटिव तीनों की पावर्स डिफाइंड हैं। लॉ कौन बनाएगा, कौन सा नहीं बनना, ये इसका निर्णय पार्लियामेंट करती है। वो लॉ वैलिड है या नहीं वैलिड है, इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट करती है। पर जैन साहब, चलिए, तो मैंने आपकी बात समझ ली। आप एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि जाहिर सी बात है, कानून नरेंद्र मोदी नहीं लाए हैं, लेकिन 2014 से लगातार आंकड़े बता रहे हैं कि एक इसमें गिरफ्तारियों में वृद्धि देखी गई है, या जो मामले दर्ज हुए हैं। कहां 2014 में 47 मामले थे, 2019 आते आते 93 हो गए। राज्य, सिर्फ बीजेपी शासित राज्य नहीं, बाकी सारे राज्य भी इस कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। हमने कांग्रेस शासित राजस्थान में भी इसका दुरुपयोग होते हुए देखा है। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि जब कानून मंत्री देश के आकर के ये बोलते हैं कि लक्ष्मण रेखा, तो जैन साहब, लक्ष्मण रेखा कौन पार कर रहा है? 550 मामलों में से 2015 और 2020 में 550 गिरफ्तारियां हुई, 12 लोग दोषी साबित हुए हैं। अब आप देख रहे हैं कितना कम कन्विक्शन रेट है। तो लक्ष्मण रेखा कौन लांघ रहा है जैन साहब? देखिए, 2 बातों का आप ध्यान रखिए। क्रिमिनल लॉ का एक बेसिक असूल है, अगर ये शक है कि आपने कोई क्राइम किया है तो आपको बुक किया जाएगा, आप पर मुकदमा चलेगा, और मुकदमे के अंत में अगर ये हो कि शक है कि आपने किया है कि नहीं किया है तो आपको बरी कर दिया जाएगा। दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ। नंबर 2, इस दौरान तो आरोप है, अभी हमजा कपान भी तो ये कहते हैं, प्रोसेस बिकम्स द पनिशमेंट। जी, दैट इज द प्रोसीजर इन एवरी लॉ। क्रिमिनल लॉ में आप हजारों लोग मर्डर के, रेप के, चोरी के, आप जरा कचहरियों में जाकर देखिए किस तरीके से प्रोसेस ऐसा करते हैं कि आदमी को वही पनिशमेंट जाता है। लोगों को 20-20 साल के बाद मर्डर की सारी उम्र कैद करने के बाद आप बरी होकर आते हो। वो क्रिमिनल लॉ में रिफॉर्म्स होने चाहिए, उसके लिए अलग से चर्चा हो सकती है। सिर्फ इसको अलग से देख के निकालना, इतने कन्विक्शन हुई। एक बात और समझ लीजिए, कानून सेडिशन लॉ का केंद्र सरकार बुक नहीं करती है, राज्य सरकारें करती हैं। और जैसा आपने कहा, सभी पार्टियों की सरकारों ने ये कानून लगाया। अगर किसी कानून का दुरुपयोग हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको रद्द कर दिया जाए। और अगर इसी क्यों ना किया जाए, यही तो मैं पूछ रहा हूं। देखिए, कानून जो इस कानून के दाता हैं, जिन्होंने ये कानून दिया, जिनसे हमको ये कानून मिला, उनके खुद के देश में नहीं है। मैं अमन पवार के पास आना चाहता हूं। अमन पवार, आपने सत्यपाल जैन जी के आर्गुमेंट सुने, मैं आपसे जानना चाहता हूं आप कितना सहमत हैं? क्योंकि देखिए, इसका दुरुपयोग कांग्रेस सरकारों ने भी किया है। असीम त्रिवेदी भी हमको याद है, हाल फिलहाल भी बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं। सेडिशन कानून का भयंकर दुरुपयोग होता है। आपको बता दूं, और एनसीआरबी के डेटा से मैं सत्यपाल जैन जी की भी आंखें खोलूं कि 2011 से 14 के बीच में एनसीआरबी बताती है कि सेडिशन के सिर्फ 16 मामले इस देश में दर्ज हुए, और 2014 और 21 के बीच में 400 से ज्यादा सेडिशन के मामले देश में दर्ज हुए हैं। और किन लोगों पर ये मामले दर्ज हुए हैं? पाटीदार समाज जो एजिटेशन कर रहा था, जाट समाज जो अपनी रिजर्वेशन के लिए एजिटेशन कर रहा था, किसान जो दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठ करके एजिटेशन कर रहे थे, जो लोग मोदी जी के खिलाफ या योगी जी के खिलाफ, जो उनकी नीतियों के खिलाफ जो बोल रहे थे, उनके खिलाफ सरकार ने इसको एक पसंदीदा हथियार बना लिया कि किस तरीके से जो लोग हमारी खिलाफत कर रहे हैं उनकी आवाज दबाई जाए। और इसका नेट रिजल्ट क्या निकल करके आता है कि इनकी सरकार 30% मामलों में भी चार्जशीट नहीं दर्ज कर पाई। इनका कन्विक्शन रेट जो कोर्ट में रहा मामले दर्ज करने के बाद, वो 3.3% रहा। और आज जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट को यह जनहित याचिका एंटरटेन नहीं करनी चाहिए, इस पे सुनवाई नहीं करनी चाहिए, तुषार मेहता ने ऐसा कहा। उन्होंने यह भी कहा कि जब सेडिशन का मामला दर्ज होगा तो एसपी लेवल का जो अधिकारी होगा वो अप्रूवल देगा, जब ही मामला दर्ज होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे आंकड़े ध्यान में रखते हुए, इनका ट्रैक रिकॉर्ड ध्यान में रखते हुए उनकी दलील को खारिज किया और सारी सेडिशन प्रोसीडिंग्स को स्टे किया।
तो मेरे ख्याल से सरकार को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि किस तरीके से पिछले 7-8 साल में नहीं, पर आप मानते हैं कि नहीं कि ये कानून जाना चाहिए? क्योंकि जैन साहब का ये कहना है कि कानून का दुरुपयोग मतलब कानून खराब हुआ, ऐसा नहीं निकाला जा सकता। आप जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात करें, आप कानून के रिफॉर्म्स की बात करें, वो सारी बात सही है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप कानून ही उठा करके बाहर फेंक दें, ऐसा उनका मानना है। देखिए, सबसे पहली बात है कि कोई भी कानून जब बनाया जाता है कि उस अपने सदुपयोग के लिए बनाया जाता है, पर जब जो सत्ताधारी सरकार होती है वो अपनी छवि बचाने के लिए, अपना क्रिटिसिज्म रोकने के लिए अगर उसका दुरुपयोग करे तो उस कानून को कोर्ट को अमन जी, यही तो मैं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी भी, कांग्रेस की भी जहां जहां सरकार है वहां सेडिशन का कानून इस्तेमाल किया गया है। या तो आप अपनी पोजीशन क्लियर करें। मैंने आपको डेटा से बताया 2011 और 14 के बीच में सिर्फ 16 मामले दर्ज हुए। एनसीआरबी राज्यों में भी है ना भाई, ये मामले कौन दर्ज करता है? राज्य की पुलिस। राज्य की पुलिस दर्ज करती है, पर आप ये देखिए ना कि जो आज की डेट में जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है। 400 से ज्यादा मामले 2014 के बाद दर्ज हुए हैं। ठीक है, ठीक है। नताशा नारवाल और डॉक्टर कफील खान भी हमारे साथ हैं। नताशा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज हम कल अंग्रेजी के एक कार्यक्रम में बहस कर रहे थे जिसमें आपने अपनी बात रखी थी, आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये पहल हुई है, इसको आप किस तरीके से देखती हैं? इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि एक तो अभी भी एक सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसमें दे हैव अर्ज द गवर्नमेंट नॉट टू, मतलब उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि ये मामले जिन आगे एफआईआर ना दर्ज हो इन पे और जो ऑलरेडी दर्ज है मामले उन पे रोक लगाई जाए। ये ऑर्डर अभी तक भी मतलब वो लॉयर्स शायद ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि इसका कितना जो बाइंडिंग रहेगा ये ऑर्डर, मगर इसलिए मुझे लगता है एक तो सबसे पहली बात कि हमें इतना अभी ये इस पे प्री मैच्योर सेलिब्रेशंस नहीं करनी चाहिए कि सच में शायद सेडिशन लॉ पे सेलिब्रेशन तो है ही नहीं, कानून तो अभी भी है। जी जी जी। और दूसरी बात, हाँ दूसरी बात मतलब ब्रेक भी, अभी जो ब्रेक की भी बात हो रही है वो भी मेरे ख्याल से शायद अभी तक क्लियर नहीं है कि वो कितना बाइंडिंग ऑर्डर रहेगा, क्योंकि वर्डिंग्स जो हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट का स्टैंड जिस तरीके से अभी बातचीत हो रही थी वो क्लियर लग रहा है कि वो मूड में नहीं है कि ये लॉ को रिपील किया जाए, हटाया जाए। और जो इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जो यहाँ पे बात हो रही है मिसयूज ऑफ द लॉ की, कि अगर मिसयूज हो रहा है तो लॉ तो नहीं हटा सकते, मगर अगर आप सेडिशन ये कानून की जो हिस्ट्री देखें, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन देखें, मेरे ख्याल से इसका मिसयूज नहीं हो रहा, इसका यूज ही यही है। अगर आप उस कानून को पढ़ें तो उसमें लिखा है कि डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, कि कोई भी गवर्नमेंट जो है अगर आप उसके खिलाफ डिसअफेक्शन किसी भी तरीके से आप कर रहे हैं बाय वे ऑफ क्रिटिसिज्म या जो भी मतलब आपका आंदोलन है या आपके क्रिटिक्स हैं, तो वो इसलिए आप पे सेडिशन लग सकता है, जिसमें कानून में ही, और उसका जो डिफेंस है वो ये होता है कि आप देश की अस्मिता के खिलाफ। मैं आपके पास वापस आना चाहता हूं जैन साहब, इससे पहले कि मैं डॉक्टर कफील खान को लेकर के आऊं और अंसार इंदौरी को लेकर आऊं। जैन साहब, ये जो 124A है वो कहता है whoever by words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempts to excite disaffection towards the government established by law, राजद्रोह, देशद्रोह नहीं। तो आप लाख बोलें कि 1962 में कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में या और कुछ चीजें हुई, ये कानून को रेट्रोफिट करके उसको आज के हिसाब से कंटेम्पररी बनाना आपको लगता है ठीक है? जिस कानून का उद्देश्य ये हो कि सरकार के खिलाफ ना बोलो, वो कानून कैसे सही हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए, जो बेटी नताशा, सॉरी बेटी कह रहा हूं मैं, बुरा न मनाए, बेटी या छोटी बहन जो भी होगी, जो उन्होंने बात कही है कानून के बारे में, 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको मॉडिफाई किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेडिशन लॉ में, मैं एग्जैक्ट वर्ड पढ़ रहा हूं, अगर ये एक्टिविटी है ओनली देन इट विल बी एप्लीकेबल टू द सेडिशन लॉ। द एक्टिविटीज आर एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग इंसाइटमेंट टू वायलेंस और इंटेंशन और टेंडेंसी टू क्रिएट पब्लिक डिसऑर्डर और कॉज डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक पीस। सरकार के खिलाफ बोलना सेडिशन नहीं है,
सरकार की निंदा करना सेडिशन नहीं है, सरकार से मतभेद रखना निंदा नहीं है, धरना करना, प्रदर्शन करना सेडिशन नहीं है। पर फिर भी देखिए कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं और कन्विक्शन हो नहीं रहा। कन्विक्शन ना होने के कई कारण है। मैंने जैसे कहा कि शक पर आपको केस बनेगा, शक पर बरी हो जाएंगे। नंबर 2, देशद्रोह के मामले, सेडिशन जिसे देशद्रोह का शब्द यूज करते हैं, अब देशद्रोह का भी एग्जैक्ट वर्ड इसके लिए यूज होगा कि नहीं होगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। उसके लिए आपको जो कन्विक्शन रेट नहीं है, बहुत सारे लॉज ऐसे हैं जिनमें कन्विक्शन रेट बहुत कम है, और ये आज से नहीं है, जब से लॉ बना तब से चला आ रहा है। मैं समझता हूं इसके लिए अलग से चर्चा होनी चाहिए कि जिस जिस केसों में लोग बरी होते हैं वो क्यों बरी हो जाते हैं। पर मेरा तो ये मानना है कि सरकार का पहले ये रुख, पहले अदालत में ये रुख कि भाई एकदम ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है कानून में, उसके बाद ये रुख कि भाई हम पुनर्विचार कर सकते हैं, फिर ये रुख कि नहीं जो अभी मौजूदा मामले चल रहे हैं वो चलते रहें। हमको तो ऐसे लगता है जैन साहब कि अभी सरकार तय ही नहीं कर पा रही है कि हम क्या करें। सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जब भी आर्गुमेंट्स होती हैं, सभी पक्ष जो जो उनका सोचना है, जो जो उनका तरीका वो सामने रखते हैं, और दोनों को सुनने के बाद अंततोगत्वा कोई भी कोर्ट अपना निर्णय देती है। दो और बयान ले लेते हैं, डॉक्टर कफील खान और अंसार इंदौरी। और एक बात और समझ लीजिए, एक बात और समझ लीजिए, अभी ये इंटरिम अरेंजमेंट है टिल 3 जुलाई, जैसे मैडम कह रही थी अभी कि कोई प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन वाली बात नहीं है। अगर इस कानून को रद्द करना तो क्या करना होगा, पहले भारत सरकार अपनी रिपोर्ट देगी, फिर 3 जजों का बेंच ये डिसाइड करेगा कि इसको रिकंसिडर करना है या नहीं करना। क्योंकि केदारनाथ सिंह का केस 5 जजों का बेंच है, तो अगर रिकंसिडर करना होगा तो ये उससे बड़ी बेंच होनी चाहिए। 7 जजों का बेंच बनेगा, 7 जजों का बेंच बनेगा। वो सुनवाई करेगा, वो निर्णय देगा। उसके बाद लगेगा कि ये कानून रहेगा कि नहीं रहेगा। तो कानून अभी भी है मैडम, जैन साहब का ये कहना है कि कानून अभी भी है, कोई खुशी ना मना ले क्योंकि कानून अभी भी है। डॉक्टर कफील खान, पॉज भले ही लग गया हो लेकिन कानून अभी भी है। संकेत, कल आपने एक बात कही थी एंड करते के वक्त कि इसे डस्टबिन में फेंक देना चाहिए, तो मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि इस कानून को डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। और मैं तो कहूंगा सेलिब्रेशन होना चाहिए। छोटी छोटी खुशियां जो हैं वो लेके आती हैं आदमी की जिंदगी में, और ये छोटी सी जीत सही हमारे लिए। जुलाई तक की 13,000 लोगों की बात हुई है कि जो अभी भी 124A के केसेस चल रहे हैं। कपिल सिब्बल साहब जो एडवोकेट थे, उन्होंने 13,000 मामले को रखा है कि वो केसेस चल रहे हैं और वो शायद बाहर आ सकते हैं। और जज मतलब कोर्ट ने जो सीधे सीधे कहा है कि ना ही कोई नया केस रजिस्टर होना चाहिए और ना ही जो कन्विक्शन होना चाहिए, यानी जो भी है वो अपने कोर्ट में जाके अपनी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जैन साहब जो हैं वो बीजेपी के नेता भी हैं। अब मुझे नहीं पता था एडीजे भी जो है वो बीजेपी के नेता भी हो सकता है। बहरहाल इनकी बातों से जो लग रहा है कि जो सरकार का पिछले 1 हफ्ते से जो ढुलमुल रवैया रहा है, शनिचर को इन्होंने बोला कि नहीं नहीं हम इस लॉ को लेके रहेंगे, ये अच्छा लॉ है, सब कुछ है। फिर उन्होंने ट्यूसडे को बोला कि नहीं नहीं ठीक है रिकंसिडर। हमारे खुद प्रधानमंत्री कहते हैं क्रिटिसिज्म इज अ लीड्स टू अ हेल्दी डेमोक्रेसी, तो अच्छे लोकतंत्र और मजबूत लोकतंत्र की बात करते हैं। तो क्रिटिसिज्म पे कैसे आपने लगा दिया? बात मैंने कल भी कही थी कि एनएसए हो चाहे यूएपीए हो, आप देख लीजिए त्रिपुरा में किस तरह से 112 केसेस में ट्वीट करने पे यूएपीए लगा दिया गया। तो कौन लक्ष्मण रेखा लांघ रहा है? और जिस तरह से सॉलिसिटर जनरल ने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऊपर देने की कोशिश की। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है पुलिस होता है, और कठपुतली हमने देख लिया है कि पुलिस किस तरह से कठपुतली बन के रह गई है। तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की तरफ भेजने का मैटर, मुझे लगता है सरकार की मंशा अभी भी इस लॉ को लेके क्लियर नहीं है। वो खुद बहुत दुविधा में है। हाँ, लेकिन देखिए जो अभी जिस तरीके से जैन साहब बता रहे थे, बहुत सारी चीजें होनी है। अगर ये कानून रिपील होना होगा तो अब दो तरीके से हो सकता है। एक कि पार्लियामेंट करे और 2 कि अदालत करे। लेकिन अगर अदालत को करना होगा तो 7 जज जब बैठेंगे तब होगा। वो दिन कब आएगा पता नहीं, लेकिन अभी सरकार का रुख ये है कि पुनर्विचार कर रहे हैं और कानून अभी भी है। मैं अब अंसार इंदौरी के पास आना चाहता हूं। इंदौरी साहब, अभी हमने थोड़ी देर पहले हमजा कप्पान से बात की और वो बड़े भाई हैं सिद्दीक कप्पान के, आप उनके रूममेट थे, 500 दिन से ज्यादा हो गए हैं। उनके भाई का ये कहना है कि ना तो चार्जशीट ढंग से दी जा रही है, ना बताया जा रहा है कि क्या किया।
उनकी कल्पेबिलिटी क्या थी वो भी नहीं बताई गई है, कुछ क्लैरिटी नहीं दी है, और जो प्रोसेस है वही एक पनिशमेंट बन गई है। आपको लगता है कि सेडिशन का पूर्ण रूप से इस्तेमाल ही इसलिए हो रहा है कि प्रोसेस, प्रक्रिया ही सजा बन जाए? असल में इस कानून का अगर हम सही तरीके से जो है जायजा लेंगे तो लोगों को लंबे वक्त तक जेल में रखने के लिए ये कानून है। जो आप बता रहे हैं रेट ऑफ कन्विक्शन जो इतना है कम, वो इसीलिए है क्योंकि उनके खिलाफ कोई चार्जेस नहीं है, उनके खिलाफ कोई मजबूत ठोस सबूत नहीं है। सिद्दीक कप्पन के मामले में देखेंगे, जिस दिन इनकी अरेस्टिंग हुई थी उस दिन इनके ऊपर बेलेबल ऑफेंस था, और उसके दूसरे दिन ही जब इनको कोर्ट में पेश किया, इनकी बेल फाइल हो चुकी थी, बेल ऑर्डर हो चुके थे, लेकिन जो बेल प्रोसेस होता है वो फॉलो नहीं हो पाया। तो जब पुलिस ने सोचा कि यार ये लोग छूट जाएंगे, फौरन तीसरे दिन उनके ऊपर ये सारी धाराएं लगाई, इसमें गई और एजेंसियां चेंज कर दी गई। तो लोगों को जो लंबे वक्त तक जेल में रखने का एक टूल जो है ये राजद्रोह का केस था। लेकिन सरकार जो अब ये कह रही है कि लक्ष्मण रेखा जो है वो लांघेगा कोई, तो सरकार ये बताए कि कौन लोग हैं जो लक्ष्मण रेखा लांघेंगे? क्या वो पत्रकार हैं? क्या वो एक्टिविस्ट हैं जो मानव अधिकारों के लिए काम करते हैं? क्या वो लेखक है जो किताबें लिखते हैं? क्या वो लोग हैं जो जनता की आवाज को उठाते हैं? या सत्ता की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ बोलते हैं? तो जो लोग हैं उन लोगों के खिलाफ में ये इस्तेमाल होता है। जबरदस्त बात, ये एक बहुत ही जरूरी बात आपने की है, और मैं सत्यपाल जैन जी के पास वापस जाना चाहता हूं। सत्यपाल जैन जी, मुझे आप ये बताइए कि लक्ष्मण रेखा कौन लांघ रहा है? आपका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज लक्ष्मण रेखा लांघ दी, कि वो उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कुछ कर दिया? क्योंकि कानूनी रूप से जितने वकीलों से मैंने बात की है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं किया है। यह उनके अधिकार क्षेत्र में आता है कि वो ये कर सकें। तो लक्ष्मण रेखा जो है वो किसने लांघी है? देखिए, मैंने जैसे शुरू में कहा, सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आता है, भारत की सभी पार्टियां, सभी सरकारों ने उसका सम्मान किया है। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन संसद ने यूनानिमसली पास किया था, कांग्रेस भी, सीपीएम भी, बीजेपी भी, लेकिन 5 जजों के बेंच ने कहा यह गलत है, सारे देश ने उसको स्वीकार किया। देश की प्रधानमंत्री का इलेक्शन सेट असाइड किया, सिंगल जज ने, सबने स्वीकार किया। मेरा यह निवेदन करना है कि न्यायपालिका अपना काम करती है, कार्यपालिका अपना काम करती है, विधायिका अपना काम करती है। कानून बनाना, कानून को निरस्त करना मुख्य तौर पर यह विधायिका का काम है। इसलिए जब भारत सरकार ने यह कहा था कि हम इस पर पुनर्विचार कर रहे हैं और इस पर नए ढंग से अपनी बात हम लेकर आएंगे, तो मुझे लगता है कि किसी कानून के प्रावधान को, पीनल कोड को स्टे करना, अबेस में रखना, हमारा मत यह है कि शायद ये लक्ष्मण रेखा पार करने का काम। कैसे जैन साहब, आप मुझे ये बताइए, एक तरफ वो जो लोग जेल में बंद हैं वो ये नहीं सोचेंगे कि भाई हम क्यों सफर करें? देखिए, कानून में जो भी व्यक्ति जेल में जाता है, पुलिस रिमांड के बाद वो जुडिशरी द्वारा जेल में भेजा जाता है। वहां के जज, डिस्ट्रिक्ट जज, ट्रायल मजिस्ट्रेट, स्पेशल जज, वो उनको जेल में भेजते हैं। कोई उनको जमानत देने से नहीं रोकता है। बहुत सारे केसों में जमानत होती है, आपने देखा नवनीत राणा के केस में जमानत हुई, और बहुत सारे केसों में जमानत हुई। जो जमानत हो जाती है उसको भी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है। एक बार जेल जाने के बाद वो जुडिशियल कस्टडी में होता है। आप उसको बेल देना चाहें, अगर आपको लगता है कि वो दोषी नहीं है, तो बेल दे दीजिए। शाहरुख खान का केस था, नवनीत राणा का केस था। मेरा निवेदन सिर्फ ये है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां कोई भी राष्ट्र बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जो देश विरोधी काम करते हैं उन पर किसी भी देश को कार्रवाई करनी होगी, लेकिन कौन सी चीज राष्ट्र विरोधी है, कौन सी देश विरोधी है, कौन सी नहीं है, इस पर चर्चा होकर इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। अमन पवार, ये जो तर्क जैन साहब दे रहे हैं, आपको ध्यान होगा कि कुछ दिन पहले बीजेपी के प्रवक्ता यही तर्क, जो 3 काले कानून किसानों के विरोध में आए थे, उसमें भी ये कहते थे। उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया था और बाद में इनको अपने घुटनों पर आकर के उसको वापस लेना पड़ा। जिस तरीके से आपने इस कानून की धज्जियां उड़ाई है, जिस तरीके से पिछले 8 साल में लोगों को अपने जेल में बंद किया है, चाहे वो पत्रकार हो, उनको आपने जिस तरीके से इस कानून के अंदर जाके कालकोठरी में बंद किया है, आपको शर्म आनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने एक करके प्लीज। मिसेस गांधी ने 356 का कोर्ट किया। मिसेस गांधी ने अरे सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका देश का सबसे सर्वोच्च न्यायालय है, उसके पास भी उसका कार्य अधिकार। अब देखिए एक करके देखिए, जैन साहब इमरजेंसी ले आए। मेरा कहना है कि इतिहास में मुझे बीच में यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि अब बहस में शोर ज्यादा हो रहा है और बात कम समझ में आ रही है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इमरजेंसी में जो हुआ बहुत ही बुरा वक्त था, बुरा काल था देश के लोकतंत्र के लिए।
लेकिन आज अगर लोकतंत्र मजबूत करने के लिए कुछ ऐसी बात की जा रही है कि अंग्रेजों का लाया हुआ एक ऐसा कानून जिसका मकसद ही कुछ था, उस मकसद को अभी भी जायज क्यों ठहरा रहे हैं? क्यों जरूरत है इस कानून की? और क्या मौजूदा कानूनों में यह प्रावधान नहीं है कि आप कोई अपराध होने से रोक सकें? अगर नहीं है तो नए सिरे से बहस कीजिए। लेकिन इतना पुराना और जन विरोधी कानून, उसको बल और मत देने का क्या औचित्य है? बस यही सवाल। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद पत्रकार अमन चोपड़ा को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने अमन चोपड़ा को यह निर्देश दिया है कि 16 तारीख को डूंगरपुर पुलिस के सामने पेश होकर जांच में सहयोग करें। लोकसभा सांसद नवनीत राणा ने एक बार फिर आज उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो भी उद्धव के खिलाफ बोलेगा उस पर राजद्रोह का केस लगाया जाता है। एमसी का एक फिर से नोटिस आ गया कि अवैध निर्माण आपने किया हुआ फ्लैट में। आपको बताने की जरूरत है कि क्यों दिया है। उद्धव ठाकरे के विरोध में जो बात करेगा उनके घर भी तोड़े जाएंगे, उनको जेल में भी डाला जाएगा, उन पे देशद्रोह भी लगाया जाएगा। इस तरीके से काम श्रूड बुद्धि का हिटलरशाही से उद्धव ठाकरे काम कर रहे हैं। लड़ाई तो लड़ेंगे। हनुमान चालीसा दिल्ली में भी करने जा रही हैं, आप पढ़ने जा रही हैं? जिस तारीख को मैंने ठहराया है 14 मई में कि हम हनुमान संकट मोचन के मंदिर जाके आरती करेंगे, क्योंकि उसी दिन मुंबई में हमारे जो संकट आई हुई एक नाम है उद्धव ठाकरे जी, वो बीएनसी के इसमें प्रचार के इसमें बहुत बड़ी सभा लेने वाले हैं। तो वो संकट जल्द से जल्द दूर हो हमारे महाराष्ट्र से, इसके लिए मैं आरती करने जा रही हूँ। आप ये भी करें कि उद्धव के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे अगर चुनाव लड़ते हैं तो? हाँ, लड़ना चाहिए, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी ने कभी भी पद के लिए काम नहीं किया, उन्होंने लोगों के लिए काम किया। और उद्धव ठाकरे टोटली ऑपोजिट करते हैं। वो खुद के लिए काम करते हैं, खुद के पद के लिए काम करते हैं, खुद के स्वार्थ के लिए काम करते हैं बस, और खुद के परिवार के लिए करते हैं, ना ही वो शिव सैनिकों के लिए काम करते हैं। और लड़के देखें तो उनके विरोध में लड़ेंगे। दिल्ली में आज भी एमसीडी का अतिक्रमण हटाओ अभियान चला। द्वारका के सेक्टर 3 से ये बुलडोजर आज लोधी कॉलोनी में भी पहुंचा है। एमसीडी का एक्शन आम आदमी पार्टी का जो एमएलए है मदन लाल, उन्होंने भी विरोध किया है और वो मौके पर पहुंचे विरोध करने के लिए। अवैध निर्माण को हटाया गया था। आज सीलमपुर में भी कार्रवाई होनी थी, लेकिन पुलिस बल ना मिलने से ये कार्रवाई टाल दी गई।